मैं अंशु कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग का फोर्थ चैप्टर चल रहा था। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था नदी के प्रवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र हम लोग देखेंगे आज। चलिए आते हैं आज। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी किया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, देख करके चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। ऐसा करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र को थोड़ा और हम जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बढ़िया से दिख सके। क्लियर है ये हम सब? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र का तात्पर्य ये हुआ कि सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदी के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सिंधु और इसके सहायक नदी के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और भारत में कहाँ पर एंट्री करती है, ठीक है। जैसे कोई नदी पढ़ रहे हैं ना तो उसका बेसिक होता है, तो आप पढ़ने का तरीका सीखे। जैसे नदी है तो नदी में क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें नदी को पढ़ना। जैसे गंगा नदी पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें। कावेरी नदी पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें। गोदावरी नदी पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें सर पढ़ना है इसके बारे में। तो किसी नदी का पढ़ने का तरीका होता है। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप नदी का उद्गम देखिए, कहाँ से उद्गम हो रहा है वो, ठीक है। किस तरह से वो फिर वो प्रवाहित होते हुए आपके भारत में कहाँ पर प्रवेश कर रही है वो देखिए। भारत में प्रवेश करने के पश्चात वो कहाँ कैनियन का निर्माण करती है, गार्स का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है, ये देखिए बारीकी से। उसके तट पे कौन कौन से आपका राज्य अवस्थित है या कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है उसको देखिए आप, ठीक है। उसके पश्चात आप देखिए भारत से अगर नदी बाहर निकल रही है तो भारत से बाहर किस पॉइंट से निकलती है। तो भारत से बाहर किस पॉइंट से निकलती है और किसी कंट्री में प्रवेश करे दूसरी कंट्री में, तो दूसरे कंट्री में वो किस पॉइंट से एंट्री करती है, ठीक है, वो देखिए आप। ये हो गया नदी का बेसिक, कैसे वो निकला और कैसे आपके कंट्री से बाहर निकला और कहाँ जाके अपना फाइनली वो जल गिराता है। अब इसके बाद में इसके साथ सहायक नदी के बारे में पढ़िए आप। सहायक नदी पढ़ना है तो इसके दोनों साइड से पढ़ेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। के दाएं साइड से माने राइट साइड से कौन कौन सी नदी आकर के इसमें मिलती है, लेफ्ट साइड से आकर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है और कहाँ मिलती है, ये ध्यान रखें। इतना पॉइंट को जब स्टडी करेंगे तो करीब करीब आपका एक नदी तंत्र कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र निकलती कहाँ से है। तो सिंधु नदी आपके कैलाश श्रेणी, यहाँ पे आपका क्या है, कैलाश श्रेणी है, ठीक है। तो सिंधु नदी कैलाश श्रेणी के अ, पर आपका एक यहाँ पे हिमनद है, ठीक है। सिंधु श्रेणी पे सिंधु ट्रेन कहाँ से निकलती है, एक मिनट थोड़ा सा पेन को एडजस्ट कर लूँ मैं। हाँ, तो सिंधु नदी जो आपका निकलती है कैलाश श्रेणी के पास में एक आपका हिमनद है। आप लोग पढ़े होंगे बोखरचू हिमानी, आपके मुंह में आ रहा है बोखरचू हिमानी से निकलती है, नहीं, ये बोखरचू हिमानी से नहीं निकलती है। ये कैलाश श्रेणी के निकट में बोखरचू हिमानी आपका कौन सा है, बोखरचू हिमानी। उसके निकट में सिंगी खम्बान से निकलती है। कौन सा आपका नाम लिख दूं मैं, ठीक है। बोखरचू हिमानी के निकट में आपका है सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान, तो बोखरचू हिमानी के निकट में सिंगी खम्बान हिमनद है, इससे निकलती है, ठीक है। और इसी का नाम तिब्बत में क्या है, और क्या है, शेरमुख। इसी को क्या बोलते हैं, तिब्बती भाषा में हम लोग बोलते हैं शेरमुख, ठीक है। शेरमुख या शेरमुख बोलते हैं इसको, ठीक है। शेरमुख या शेरमुख, इसको तिब्बती भाषा में। तो सिंगी खम्बान से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकली, तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी के, ठीक है, बोखरचू हिमानी के निकट सिंगी खम्बान से निकलती है। इसी को तिब्बती भाषा में शेरमुख भी कहते हैं। चलिए, कि सिंधु नदी कहाँ से निकली है तो आपका क्लियर हो गया। अब सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ पे करती है। तो सिंधु नदी भारत में, जो कि भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित होती है, वो लद्दाख। लद्दाख जो हमारा हो गया केंद्र शासित प्रदेश, मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का जिसमें सिंधु नदी प्रवाहित होती है, कौन सा है, लद्दाख। और लद्दाख में ये दमचोक के पास में एंट्री करती है। कहाँ के पास, दमचोक, ठीक है। दमचोक के पास में लद्दाख में क्या करेगी, एंट्री करेगी भारत में, ठीक है। और ये आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणी, कौन सा श्रेणी है हमारा, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये आपका लद्दाख श्रेणी और ये आपका जास्कर श्रेणी, ठीक है।
तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होते हुए, ठीक है, ये देखिए आपका सिंधु नदी है। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। देखिए ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है आपका कैलाश श्रेणी पर बोखर हिमानी है, उसके निकट से सिंगिंग खंबान से निकलती है, ठीक है, और आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती हुई आपका यहाँ पे लद्दाख में गिलगित के पास में, कहा गिलगित के पास में, गिलगित के पास में एक सुंदर सा गार्ज बनाती है और उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री करेगी। तो पाकिस्तान में किस पॉइंट पे एंट्री करती है, मैंने बोला था दूसरे कंट्री में एंट्री कर रहे हैं तो उस पॉइंट को नोटिस करना है, किस पॉइंट पे वो एंट्री करती है। तो पाकिस्तान में जिस पॉइंट पे एंट्री करती है इसका नाम क्या है, दर्दिस्तान, ठीक है, इसका नाम है दर्दिस्तान या चिल्लड़, ठीक है, दर्दिस्तान या चिल्लड़ के पास में पाकिस्तान में एंट्री करेगी, ठीक है। चलिए, तो सिंधु नदी पाकिस्तान में एंट्री करे देख लिया हम लोग। अब आइए सिंधु नदी कहाँ से निकली, कैसे प्रवाहित हुई हमने देखा। अब सिंधु नदी जो यहाँ पे है इसके दाहिने तट पर एक प्लेस देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर एक प्लेस है, उसका नाम क्या है, लेह। तो लेह कहाँ अवस्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। बोलिएगा सर हम कैसे डिसाइड करेंगे दाहिने तट पर है कि बाएं तट पर है। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नदी जिस ओर प्रवाहित हो रही है, नदी किधर प्रवाहित हो रही है, इधर ना, इसका डायरेक्शन इधर है, नदी जिस ओर प्रवाहित हो रही है उस ओर आप मुंह करके खड़ा हो जाए। उसके बाद आप देखिए राइट साइड आपका किधर जा रहा है, तो राइट साइड देखिए अगर नदी के बीच में खड़ा होते तो राइट साइड किधर जाएगा हमारा, इधर जाएगा, मैंने ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर दाहिने साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, तो मैं नीचे हमारा बायां साइड हो गया। तो सिंधु नदी के दाहिने साइड पे आपका लेह अवस्थित है, जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य अवस्थित है। उसके बाद आइए यहाँ पे आपका काराकोरम श्रेणी हो गया, ये आपका श्रेणी जो है यह है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी इस तरह से प्रवाहित होगी इन दोनों श्रेणियों के बीच में, जो कि किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और श्योक नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, श्योक की भी एक सहायक नदी है, उसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, ये देखिए नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी जो हो गया आपका श्योक की सहायक नदी है, ये भी आपका काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। नुब्रा नदी यहाँ पे नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि नुब्रा घाटी कहाँ अवस्थित है, तो क्या आंसर करेंगे आप, काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य अवस्थित है। क्लियर है ये पॉइंट आपका। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने श्योक नदी को देख लिया, श्योक हमारा काराकोरम और लद्दाख के बीच में प्रवाहित हो रही है, और सिंधु नदी हमारा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। चलिए सिंधु सिंधु नदी के बारे में हम लोग ये देखे कहाँ से निकल रही है और किसके बीच में वो प्रवाहित हो रही है, ओके। अब इसके सहायक नदी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक पॉइंट आपको बता देते हैं हम कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई है आपकी 2880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में ये कितनी प्रवाहित होती है, भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर, ठीक है, 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी लेंथ कितनी है, 1114 किलोमीटर। ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे पश्चिमी हिमालय नदी है। ये आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा भारत के सबसे पश्चिमी हिमालय नदी कौन सी है, तो वो हमारे सिंधु नदी है, भारत की सबसे पश्चिमी हिमालय नदी। चलिए उसके बाद सिंधु के कुछ सहायक नदी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंधु के सहायक नदियों को हम दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक जो हिमालय से निकलती है और एक यहाँ पे आपका सुलेमान पर्वत है, यहाँ पे आपका एक सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान में, इससे भी नदियाँ निकलती हैं, इस तरह से आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो एक जो हिमालय से निकलती है इसके दाहिने तट पर मिलती है, और एक जो सुलेमान पर्वत से निकलती है और इसके दाहिने तट पर मिलती है, उन नदियों के बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम सिंधु की वो नदियाँ जो कि आपका कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है एवं इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती है। उन सहायक नदियों के बारे में पहले हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में जो सुलेमान पर्वत है उससे नदी निकलती है और सिंधु के दाहिने तट पर आकर के मिलती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, पहले हिमालय वाला देख लेते हैं हम लोग। चलिए आइए, आगे आपका यहाँ देखिए, सिंधु के दाहिने तट पर आकर मिलने वाले हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ, ठीक है। कौन कौन सी नदी है, श्योक नदी है, जिसके बारे में आपको हम बताए थे कि श्योक नदी काराकोरम और किसके श्रेणी के बीच में बहती है, लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। श्योक नदी हो गई। गिलगित नदी है हमारा, ठीक है,
गिलगित के पास में एक सुंदर सा घास का निर्माण कर रही थी। और गिलगित एक नदी भी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है और दाहिने तट से आकर मिलती है और ये हिमालय नदी है। उसके बाद सिगार नदी है, सिगार है। उसके बाद क्या है, जास्कर नदी है, ठीक है, जास्कर श्रेणी में पढ़े हैं और जास्कर नदी भी है, ध्यान रखिएगा। नुब्रा नदी यहाँ पे लिखा गया है, जो कि नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी थी, श्योक की सहायक नदी थी। यहाँ जो श्योक नदी देखे इसी की सहायक नदी थी। ये भी आपका काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती थी। उसके बाद कौन सा नदी है, हुंजा नदी है, गस्टिंग नदी है, द्रास नदी है, ठीक है। ये सब नदियां हैं जो कि सिंधु के दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं एवं हिमालय से निकलती है ये नदियां, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आएंगे सुलेमान पर्वत से निकलने वाली नदियां और सिंधु के दाहिने तट पर आकर मिलती है। तो पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत, जो कि अगर सुलेमान पर्वत हमारा हिमालय का ही विस्तार है, तो सुलेमान पर्वत से निकलने वाली नदियां और जो सिंधु के दाहिने तट पर आकर मिलती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सी है, कुर्रम नदी है, ठीक है। कुर्रम नदी, आप लोग पुराना नाम लग रहा है ना, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इनका अलग अलग नाम पढ़े होंगे, ठीक है। कुर्रम नदी का अलग नाम पढ़े होगा, ठीक है। कोची नदी हो गया, गोमल हो गया, वीवो नदी हो गया एवं संगर नदी हो गया, ठीक है। एवं संगर नदी हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक और नदी है, ये सुलेमान पर्वत से निकलने वाली नदी है। कौन कौन हो गया, कुर्रम हो गया, तोची हो गया, गोमल हो गया, वीवो हो गया और संगर हो गया। ये नदी सुलेमान पर्वत से निकलती है और सिंधु के दाहिने तट पर मिलती है। ये तो भारत के हिमालय नदी से, भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियां देखें हम, जो सिंधु के दाहिने तट पर मिलती है, ठीक है। श्योक, गिलगित, सिगार, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, गास्टिंग, द्रास, ठीक है। उसके बाद हम लोग सुलेमान पर्वत से भी देखे नदियां जो दाहिने तट पर आकर सिंधु के मिलती है, कुर्रम, तोची, गोमल, वीवो, संगर नदी, ठीक है। अब हम देखना एक और नदी है जिसके दाहिने तट पर आकर मिलती है, वो है काबुल नदी, सॉरी हाँ काबुल नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, काबुल नदी है। और काबुल नदी कहाँ से निकलती है, तो अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। तब अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से निकलकर सिंधु के दाहिने तट पर मिलने वाली नदी कौन सी है, काबुल नदी है, ठीक है। चलिए, ये काबुल नदी कहाँ से निकलती है, आपका हिंदू कुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। इस तरह से हमने ये देख लिया कि सिंधु के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। हमने हिमालय से भी निकलने वाली नदी देखे। उसके बाद हम लोग हिंदू कुश पर्वत से भी निकलने वाली नदी देखे, जैसे काबुल नदी थी, ठीक है, जो अटक के पास में आकर के मिलती है सिंधु नदी में, ठीक है। और उसके बाद हमने सुलेमान पर्वत से निकलने वाली भी नदियां देखे, जैसे हमारा कुर्रम था हमारा, ठीक है, तोची है, गोमल है, वीवो है, संगर है इत्यादि, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु के बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन से है, ठीक है। हिमालय नदी है ये, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो सीरीज से आपका नाम बताएंगे हम, ठीक है। आइए पहले मैप से आपको दिखाते हैं, इसके दर्शन कराते हैं आपको मैप से। ये हमारे कौन कौन से नदी हैं बताइए, झेलम है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बता रहे हैं आपको, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये नदियां जो हैं, ठीक है, सिंधु के सहायक नदियां हैं, ठीक है, जिसे पंचनद भी बोलते हैं। इन 5 नदियों को क्या बोलते हैं हम लोग, पंचनद बोलते हैं, ठीक है, पंचनद भी इसे हम कहते हैं। देखिए कौन कौन सी नदी है आपका, ये चिनाब नदी हो गया हमारा, चिनाब नदी। उसके बाद ये झेलम नदी हो गया हमारा, बना दें आपका फिगर फिर से, भाई आपको दिखाते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारी चिनाब नदी, सॉरी ये झेलम नदी हो गया सबसे, नहीं सॉरी सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारा झेलम नदी, ठीक है। झेलम के बाद आइएगा, ये रहा हमारा चिनाब नदी। पिछले वाला मिटा देते हैं वरना आपको क्लियरिटी नहीं आएगा। ठीक है, ये झेलम था, उसके बाद हमारा चिनाब नदी हो गया, और चिनाब के बाद ये रावी नदी हो गया हमारा, ठीक है, रावी। रावी के बाद आपका ये हमारा हो गया ब्यास नदी, ठीक है, और ये हो गया सतलज नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब इन नदियों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इन्हें पंचनद भी बोलते हैं, पंच मनस 5 और नद मनस नादी, नदी, तो 5 नदी, ठीक है, इसे पंचनद भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका स्टडी करने वाले हैं हम, वो है हमारा झेलम नदी। आपसे ये पूछेगा झेलम नदी, तो फिर हम वही बोले थे, नदी अगर पढ़ना है उद्गम से स्टार्ट कीजिए, जहाँ तक मिलती है वहां तक जाना है हमें, उसके साइड में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस या झील वगैरह आएगा सबके बारे में स्टडी करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए आइए स्टडी करते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके क्या कहाँ से निकलती है,
ये आपका बेरीनाग झील है, ठीक है। ये कौन सा झील है हमारा? बेरीनाग झील। तो बेरीनाग झील के पास में ये शेषनाग झील है, ठीक है। तो बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से नहीं, बेरीनाग के पास ये शेषनाग झील है ये, ठीक है। कौन सा झील है हमारा? शेषनाग झील है। तो शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और ये इस तरह से विसर्प करती हुई आगे बढ़ती है। विसर्प करते हुए आगे बढ़ रही है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, झेलम हिमालय की मात्र एक ऐसी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है और विसर्प करती है। झेलम आपका सिंधु के एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो कि विसर्प करती है मैदानी भाग में। कहां से कहां तक विसर्प करती है? तो अनंतनाग से बारामूला तक विसर्प करती है ये, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, विसर्प, विसर्प इसको कहते हैं, विसर्प करना इस तरह से, जैसे इसको नदी जब प्रवाहित होती है तो इसे बोलते हैं विसर्प करना। ये कहां से कहां तक विसर्प कर रही है? अनंतनाग से बारामूला तक ये विसर्प कर रही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जब नदी ये आगे बढ़ती है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पाकिस्तान और भारत के बाउंड्री पर साथ साथ प्रवाहित हो रही है। तो हिंदू की एकमात्र सहायक नदी है जो कि आपका विसर्प करती है, साथ साथ में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर साथ साथ में प्रवाहित होती है। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 117 किलोमीटर के शायद आसपास है, इसी के आसपास ये प्रवाहित होती है। इस जगह का नाम क्या है? ये मुजफ्फरापुर से बाद से मीरपुर तक। कहाँ तक? मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक। तो जम्मू कश्मीर में जगह का नाम है मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक। ये क्या करती है? साथ साथ में बाउंड्री के साथ साथ बहती है भारत और पाकिस्तान के, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये आकर के चिनाब नदी में आकर मिल जाएगी, ठीक है। ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी में यहाँ आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए, चिनाब नदी में आकर मिल गई और ये चिनाब में आकर के मिलती है हमारी झेलम नदी, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें के बाद हम लोग को देखना है आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछे कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, क्या बताएंगे आप? बारालाचला दर्रा बताएंगे क्या? बारालाचला दर्रा जो गूगल करने पे है आपको मिलने वाला है, वही चिनाब नदी कहाँ से मिलती है। ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ एक कॉन्ट्राडिक्टेबल पॉइंट है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप लोग अपना राय देने से, बनाने से पहले या राय देने से पहले थोड़ा सा आप लोग बुक को उल्टेंगे, ठीक है, और थोड़ा नॉलेज की प्राप्ति करेंगे, जैसे एनसीईआरटी वगैरह बुक को, और उसके बाद आप इस पर कमेंट करें या अपना ओपिनियन बनाएं। क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ कि चिनाब नदी बारालाचला से नहीं निकलती है। बारालाचला दर्रे से आपका चिनाब नदी नहीं निकलती है, मैं ये बताने वाला हूँ। चिनाब नदी निकलती नहीं है, इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है। किस किस नदी के मिलने से निर्माण होता है? इसका नाम चंद्र और भागा नदी के मिलने से होता है, ठीक है। ये देखिए, ये बारालाचला दर्रे के पास से दो नदियां निकलती हैं इस तरह से, चंद्र और भागा, ठीक है। ये चंद्र और भागा नदियां, दो नदियां निकलती हैं बारालाचला दर्रे से और हिमाचल प्रदेश के केलांग के तांडी में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कहा? केलांग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास तांडी में, कहा? तांडी में। हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास तांडी में आकर के मिल करके ये चंद्र और भागा नदियां किसका निर्माण करती है? चिनाब नदी का निर्माण करती है। चंद्र और भागा नदी, एक चंद्र है एक भागा है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो चिनाब नदी का निर्माण कहाँ पे हुआ? तांडी में हुआ, केलांग के तांडी में, जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से बहने के पश्चात ये आपका, ये हमारा श्रेणी जो सबसे ऊपर में श्रेणी, ये हमारा पीर पंजाल श्रेणी है, जो कि मध्य हिमालय में जितनी भी श्रेणी पढ़ते हैं आप, उसमें सबसे लंबी श्रेणी यही है, पीर पंजाल है। पीर पंजाल श्रेणी के में एक आपका घाटी का निर्माण करते हुए, गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के मिल जाती है। किस नदी में जाकर मिलती है? झेलम में जाकर के ये मिल जाती है, चिनाब नदी, ठीक है। झेलम में जाकर चिनाब नदी मिल गई। चलिए, तो झेलम में चिनाब नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है ट्रीमुम के पास। कहाँ? ट्रीमुम, ट्रीमुम के पास जाकर मिलती है। ट्रीमुम कहाँ है? तो झांग जिला में है, पाकिस्तान के झांग जिला में स्थित है, ठीक है। तो चिनाब नदी झेलम नदी में यहाँ पर आकर मिलती है, वो कहाँ मिलती है? आपका ट्रीमुम के पास आकर मिलती है, ठीक है। ट्रीमुम का है झांग जिला में, पाकिस्तान के। तो चिनाब नदी के बारे में देखें हम लोग, कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर किस तरह से मिली, कैसे प्रवाहित हुई। अब देखते हैं हम लोग, इसके झेलम चिनाब हो गया। अब हमारा रावी नदी है और ब्यास नदी है। तो रावी और ब्यास के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम रावी नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये रावी नदी के बारे में देखते हैं।
ये हमारा रोहतांग दर्रा है। ये जो दर्रा देख रहे हैं आप, ये कौन सा दर्रा है हमारा? रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा के पश्चिम से ये नदी निकल रही है, ठीक है? रोहतांग दर्रा के पश्चिम से आपका ये नदी निकलती है, कौन सी नदी निकल रही है? रावी नदी, रोहतांग दर्रा के पश्चिम से, ठीक है? और आपका धौलाधर श्रेणी में गार्ज बनाती है। धौलाधर श्रेणी में गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है? और जाके किस नदी में मिलेगी ये? चिनाब नदी में मिल जाएगी, ठीक है? चिनाब नदी में जाकर के मिल जाएगी। चलिए, चिनाब नदी मिल गई अगर, ओके। चिनाब नदी में कहाँ मिलती है? मुल्तान के पास। कहाँ मिलती है? मुल्तान के पास जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद ब्यास नदी को देखेंगे, ये है ब्यास नदी, ठीक है? तो ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड झील से निकलती है। कौन? ब्यासकुंड झील से निकलती है। ब्यासकुंड झील से निकलती है आपका ब्यास नदी यहाँ से, ठीक है? और ब्यास नदी प्रवाहित होते हुए किसमें जाके मिलती है? सतलज नदी में। ये जो नदी है आपका लास्ट वाला, कौन सी नदी है ये? सतलज नदी है, ठीक है? ये सतलज नदी है। तो सतलज नदी में जाकर के मिलेगी और सतलज नदी में जाकर मिलती है ब्यास नदी। अब ब्यास नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है और जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। अपना सारा जल भारत में ही अपने किसी नदी में मिला देती है। और किस नदी में मिलाती है? सतलज नदी में मिलाती है। कहाँ मिलाती है? तो पंजाब के हरिक्के नामक स्थान पे। ये जो पॉइंट है जहाँ में मिला रही है इसको क्या बोलते हैं? पंजाब का हरिक्के नामक स्थान है ये, ठीक है? पंजाब का हरिक्के नामक स्थान है जहाँ पे आपका ये आके अपना जल मिलाती है, पंजाब के हरिक्के में। और पंजाब के हरिक्के में यहीं पे एक बैराज भी बनाया गया है जिसको हरिक्के बैराज भी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्यास और सतलज नदी के संगम पे बनाया गया है हरिक्के बैराज, ठीक है? चलिए, ब्यास नदी के बारे में देखें। अब देखेंगे हम लोग इसके बारे में, सतलज नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सतलज नदी, तो सतलज नदी जो है राकास्ताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकास्ताल झील। जैसे कैलाश पर्वत के, ठीक है? कैलाश पर्वत के, ये हमारा यहाँ पे सतलज नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे कैलाश पर्वत हो गया, ठीक है? कैलाश पर्वत के दक्षिण में क्या है हमारा? बताइए, एक झील है, ठीक है? उस झील का नाम क्या है? झील का नाम क्या था? झील का नाम तो मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है, रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन वो झील जो है आपका कैलाश पर्वत के दक्षिण में है, ठीक है? और उस झील के पास में आपका राकास्ताल झील है, उससे निकलती है आपकी कौन सी नदी हमारी? ये सतलज नदी, ठीक है? तो सतलज नदी राकास्ताल झील से निकल रही है। चलिए, उसके बाद यहाँ से करीब-करीब 400 किलोमीटर, देखिए सतलज नदी को, ये सतलज नदी है, ठीक है? तो सतलज नदी देखिए, और ये सिंधु नदी थी। तो सतलज नदी या सिंधु नदी एक-दूसरे के पैरेलल में प्रवाहित हो रहे हैं। कितने दूर प्रवाहित होते हैं? करीब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर सतलज नदी करीब सिंधु नदी के पैरेलल में प्रवाहित होते हुए, ठीक है? सिपकिला घाट का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला घाट का निर्माण करते हुए हिमाचल प्रदेश में सिपकिला घाट का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है? और ये जाकर एक कहाँ, इसमें कौन सी नदी आकर मिलेगी? ब्यास नदी। कहाँ मिलेगी आकर? हरिक्के के पास, पढ़े थे हम लोग। हाँ, एक चीज़ आपको इसमें जो गौर करने वाली बात ये है, वो ये है कि सतलज नदी भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा-सा बाउंड्री बनाती है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक बनाती है? तो फिरोजपुर से फाजिल्का तक बनाती है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो इतना दूर तक ना सतलज नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। इसका नाम क्या है? फिरोजपुर। ऊपर में पॉइंट फिरोजपुर है, नीचे में कौन सा है? फाजिल्का, ठीक है? ये फिरोजपुर हो गया आपका और ये हो गया आपका फाजिल्का। तो फिरोजपुर से फाजिल्का तक आपका सतलज नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है? चलिए, और उसके बाद जाकर के अपना जल किसमें मिलाएगी? चिनाब नदी मिलाएगी और चिनाब नदी इन सारे नदियों का जल लेते हुए आपका कहाँ जाकर मिलाएगी? मिठानकोट के पास जाकर सिंधु नदी में मिला देगी। ये रहा मिठानकोट पाकिस्तान में। तो आपसे ये पूछे कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चिनाब नदी। कहीं कहीं आपको सतलज भी मिलेगा लेकिन चिनाब नदी ही है, ठीक है? आईएएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका चिनाब नदी ही है। तो चिनाब नदी जो हो गया हमारा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए, अब बात ये आया कि यहाँ पे हम एक पॉइंट बता रहे थे, ठीक है? आपको यहाँ पर बताए थे कि चंद्र और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है? तो जब दो नदियाँ अगर मिलती है, तो उनका नाम कब चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है? ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है? जैसे कि गंगा नदी में गंडक नदी आकर के मिली, तो इसका गंगा नदी का तो नाम चेंज नहीं हुआ, गंगा नदी से वो आगे प्रवाहित हो रही है। कोसी आकर मिलती है, फिर भी नाम चेंज नहीं हुआ, ठीक है? तो अन्य नदी भी अगर गंगा की साइड, सोन नदी भी अगर मिले, फिर भी इसका नाम चेंज नहीं हुआ। यमुना नदी अगर इससे मिलती है, फिर भी नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन नदी का नाम चेंज कहाँ होता है? तो आप गौर कीजिएगा, ठीक है? सुनिएगा पॉइंट को। दो नदी, जैसे एक नदी इधर से प्रवाहित होकर आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है? दो नदी आकर के मिलती है, ठीक, मिल गई यहाँ पे दो नदी।
मिलती है। अगर इन दो नदियों का मिलन बिंदु पे यहाँ पे गहराई सेम है, इन दो नदियों का मिलन बिंदु पे अगर गहराई सेम है, इसको अगर नदी ए नाम दे दिए तो इसको नदी बी नाम दे दिए, ठीक है। नदी ए और नदी बी का गहराई अगर मिलन बिंदु पर सेम है तो यहाँ से नदी का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नदी का नाम चेंज हो जाएगा, दूसरे नाम से सी नाम से प्रवाहित होगी, सपोज है, ठीक है। किस नाम से? सी नाम से प्रवाहित होगी। एक कब नदी का नाम चेंज होता है? जब दोनों नदियों का मिलन बिंदु पर गहराई सेम होता है। जैसे चंद्र और भागा नदियां जब मिल रही थी हिमाचल प्रदेश के केलांग के तांडी में, तो जाकर उन नदियों के द्वारा आपका चिनाब नदी का निर्माण हो रहा था, उसका नाम चेंज हो गया, चिनाब कहलाया, ठीक है। उसी तरह से अगर मिलन बिंदु पे जैसे कि यहाँ पे नदी आई, एक नदी इधर से, ठीक है, एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है, और आपका इस नदी का, नदी ए हो गया हमारा, ए हो गया, और ये नदी कौन सा हो गया? बी हो गया। अगर नदी ए का गहराई अधिक है, ठीक है, नदी ए का गहराई अगर इस पॉइंट पे अधिक है तो ये आगे जो नदी है ये नदी ए के नाम से जानी जाएगी, नदी ए के नाम से जानी जाएगी। इस तरह से आप देखें ये कि दो नदियां जब मिलती है तो कब उनका नाम चेंज होता है और कब वो दोनों किसी एक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मिलन बिंदु पर अगर दोनों में गहराई सेम है तो नदी का नाम चेंज हो जाएगा, अलग नाम से प्रवाहित होगी। अब मिलन बिंदु पर अगर दोनों गहराई में अगर डिफरेंस है बहुत ज्यादा का, तो जिसकी गहराई ज्यादा है उसके नाम से नदी आगे प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और हम लोग सतलज नदी के बारे में देख रहे थे। और सतलज नदी के बारे में हम लोग देख रहे थे और हमने ये भी देखा कि सतलज की कौन सहायक नदी, ब्यास नदी के बारे में भी देखा, ब्यास नदी कहाँ करके मिल रही है। सतलज के बारे में कुछ पॉइंट था वो भी देखा। अब हम लोग ये ऐसा करते हैं कि जो भी नदियाँ हम लोग पढ़े अब लोग उसको बारी बारी से हम जो कुछ पॉइंट लिख कर रखे हैं, ठीक है, उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि ये भी लग जाए कि सर कुछ छोड़कर तो नहीं आगे बढ़ गए, या कुछ छूट गया होगा तो पकड़ में आ जाएगा मेरे, ठीक है। चलिए, तो पहले थोड़ा हम जूम कर देते हैं। झिल्म नदी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, तो अंत में सिंधु नदी अपना जल कराची के पूर्व में अरब सागर में गिराती है। सिंधु नदी कहाँ जल अपना गिराएगी? तो कराची के पूर्व में अरब सागर में गिराएगी। और झेलम नदी के बारे में देखते हैं। यह पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित बेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झील से निकलती है एवं पाकिस्तान में कहा झांग, ठीक है? पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाब नदी में जाकर अपना जल गिराएगी, ठीक है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह एक गहरे गाज का निर्माण करती है, बास मंगलम, ये पॉइंट फुट गया था हम लोग का, ठीक है। कौन से गाज का निर्माण करती है झेलम नदी? बास मंगलम गाज का निर्माण करती है, ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले झेलम नदी जो है इंडिया में बास मंगलम गाज का निर्माण करेगी। इसे मंगलम लगा हुआ है ना, देखिए इसमें क्या लगा, मंगलम, ठीक है। तो मंगलम को मंगला बना दीजिए, मंगलम को मंगला, तो मंगला डैम का निर्माण किया गया है यहीं पर, ठीक है। तो बासमंगलम के पास में ही क्या किया है, मंगला डैम का निर्माण किया गया है, झेलम नदी पर ही, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व, ठीक है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर साथ साथ बहती है। कितना? करीब 170 किलोमीटर बहती है, ठीक है। कितना? करीब 170 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक ये साथ साथ में बहती है, ठीक है। चलिए, तो बाद इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। और ये विसर्प करती है, कहाँ से कहाँ तक विसर्प करती है? अनंतनाग से बारामूला तक ये क्या करती है? विसर्प करती है। और कहाँ? ट्रिमुम में, पाकिस्तान के ट्रिमुम के निकट झांग में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाएगी। बस चिनाब नदी के बारे में देखना है। चलिए आइए चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। चिनाब नदी क्या है? यह हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियां से मिलकर बनी है। चंद्र किस नदी से मिलकर बनी है? चंद्र और भागा नदियां से मिलकर बनी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है भारत में, और इसको नहीं सॉरी 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। यह पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर पश्चिम से आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु के बारे में इसके चिनाब के बारे में कुछ और पॉइंट रह गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। और ये सब सारा पॉइंट आपको डील कर दिया है, लेकिन गलती से एक आध पॉइंट छूट जाता है ना, उसके लिए हम देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो हम लोग चिनाब नदी देख रहे थे, चिनाब नदी देख लिए थे हम लोग। अब हमें रावी नदी के बारे में आपको पढ़ के दिखा देते हैं, समझा तो आपको चुके ही हैं हम। यह हिमाचल प्रदेश के मध्य से निकलता है। हिमाचल प्रदेश जो हो गया हमारा, उसमें मध्य श्रेणी जो हो गया उससे निकलता है। मध्य श्रेणी का मतलब मध्य हिमालय से, लघु हिमालय से, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है एवं चंबा घाटी में प्रवाहित होते हुए, कौन सी घाटी में? चंबा घाटी में प्रवाहित होते हुए, ठीक है। चंबा घाटी में प्रवाहित होते हुए धौलाधर श्रेणी में एक गार्ड का निर्माण करती है। उसके बाद ये आकर के सतलज से मिलेगी। रावी नदी सराय सिंधु, ठीक है, आपको कहीं कहीं आपको मुल्तान लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो सराय सिंधु मिलेगा, ठीक है। तो रावी नदी सराय सिंधु मुल्तान के निकट आकर के चिनाब नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है आपकी रावी नदी? तो सराय सिंधु के पास मुल्तान में आकर मिलती है। ब्यास नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड से निकलती है, ठीक है। और आपके सतलज नदी में अगर मिलेगी, अच्छा रावी के बारे में सतलज बोल दिए थे ना, रावी चिनाब में मिलती है, ठीक है? ध्यान रखिए चिनाब। ब्यास नदी हो गया आपका, ब्यासकुंड से निकलेगी और किसमें जाकर मिलेगी? जाकर मिलेगी आपका सतलज नदी में। ये भी क्लियर हो गया था पॉइंट हम लोग का, ठीक है। तो सतलज नदी है, सतलज नदी जो कि 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। सतलज की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ हुआ था? तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील। यही मानसरोवर झील है ना जो उसमें हम बोल रहे थे, याद नहीं आ पा रहा है मुझे, ठीक है। तो मानसरोवर झील जो है कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत के दक्षिण में, ठीक है। लेकिन यहाँ से नहीं निकली मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के पास से राकसताल झील से निकलती है, ठीक है। राकसताल झील से निकलती है, क्लियर है। अब भारत में इसकी लंबाई कितनी है बताइए? 1050 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। 1050 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है सतलज नदी की, क्लियर है ये? चलिए उसके बाद देखते हैं, यह भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत के नारी खोरसन प्रदेश में, कहाँ पे? तो तिब्बत के नारी खोरसन प्रदेश में, ठीक है, एक गार्ड्स का निर्माण करती है और एक बहुत ही बड़े गार्ड्स का निर्माण करती है। गार्ड्स को कैनियन भी बोलते हैं, ठीक है। गार्ड्स एक टाइप है कैनियन, ठीक है। तो एक बहुत बड़े गार्ड्स का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है, जिसका तुलना किया जाता है अमेरिका के ग्रांड कैनियन से, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, उससे कंपेरिजन किया जाता है इसका। कहाँ निर्माण करती है? तो तिब्बत के नारी खोरसन में निर्माण करती है। यह हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला गार्ज के बना करके भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? सिपकिल्ला गार्ज बनाते हुए, या फिर सिपकिल्ला गार्ज है इसका निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है। और सतलज नदी फिरोजपुर से लेकर फाजिल्का तक पंजाब में क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री पर प्रवाहित होती है, ये चर्चा कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके बाद हमें एक सिंधु नदी जल समझौता देखना है इसके बारे में, ठीक है। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इसके बीच में मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था समझौता, ठीक है। कराची में समझौता हुआ था। इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? राष्ट्रपति अयूब खान, जो कि सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, सिग्नेचर करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है सिंधु नदी जल समझौते में कि इस जल का आपका स्टार्टिंग का जो 3 नदी है पश्चिम से 3 नदियां स्टार्टिंग में कौन सा आएंगे? सिंधु आएगा। और कौन कौन से नदी आएगा? सिंधु हो गया, आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब। तो सिंधु, झेलम, चिनाब ये 3 नदियां जो हो गए उसका 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब इन 3 नदियों का 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और 20% जल का उपयोग हम करेंगे। अब बात की जो उसके 3 नदी हो गए पूरब वाले, ठीक है, कौन कौन सा हो गया? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज इन 3 नदियों का 80% जल का उपभोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, ठीक है। इस तरह का समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग सिंधु नदी तंत्र आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र, दोनों में से एक हम लोग को पढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो गंगा नदी तंत्र हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, आप लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज करके पढ़ के आएंगे, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों को बोलिए भी करने के लिए, जो देखते हैं देख करके वीडियो से चले जाते हैं उनको बोलिए थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।